हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2। कौन कौन आया हुआ भाई? सारे बैठे हुए? अच्छा भाई, एक बात सुन लीजिए आप तमाम लोग। कामरान खान साहब मौजूद है माशाल्लाह। कामरान खान तो होस्ट है, हम लोग हम हैं। अच्छा, कौन है भाई? मोहम्मद हारिस साहब, जिसका तो सही लिखा हुआ है, हारिस ने लिखा हुआ है। मुर्तजा, आपने अपना कैंपस का नाम और अपना रोल नंबर जो है ना, अपने नाम के आगे एडिट करके इजाफा कर दो। इजाफा से कैंपस का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सादिया आप भी, और ये सखी हसन 66 ने तो सिर्फ सखी हसन 66 लिखा हुआ है। SH66, अगर हो सके तो अपना नाम भी लिख दो बेटा। तो मुर्तजा और सादिया, आप लोग बेटा अपने कैंपस का नाम, कैंपस के नाम के लिए सिर्फ कैंपस का एब्रीवेशन बहुत है। नाजाबाद वाले NJ लिख रहे हैं, सखी हसन वाले SH या SK लिख दें, SH सही रहेगा सखी हसन, और नॉर्थ कराची वाले NK लिख दें। तो अपने कैंपस, अपनी जगह का, अपने कैंपस का दो नाम, दो लफ्ज, और साथ में अपना रोल नंबर मेंशन कर दें। ये खूबसूरत जो हमारे मुनकर ने की रहे, ये लोग कह रहे हैं कि वरना तुम लोगों को इस कब्र से निकाल के ले जाएंगे, ठीक है? यानी आप लोगों को ऑफलाइन कर दिया जाएगा। तो पहली फुर्सत में कोशिश कीजिए कि अपने अपने नाम के साथ इजाफा कर दीजिए, ठीक है? चलिए, पहुंचा दिया। अब चलते हैं सवालात की तरफ। पहले आप भाई, कोई क्वेश्चन थे जो कल जो मैंने काम दिया था उसमें से कुछ कह रही थी सादिया, आप मुझसे चाह रही थी। सादिया, यहाँ पे नहीं लिखना है बेटा, ये चैट में नहीं लिखना है। आप जहाँ पे आपका नाम आ रहा है ना मुर्तजा, जहाँ नाम लिखा हुआ है ना, नाम मुर्तजा महमूद जिस तरह आ रहा है, इसके आगे लिखो NZ117। सादिया आप NK64, ये जो है ना, इसके आगे लिखिए बेटा, नाम के आगे लिखिए, ठीक है ना? नाम क्या आ गया मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट यूजर ऑफ दिस थिंग, कि मुझे पता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसके आगे अपना अच्छा कर लीजिए, जल्दी से कर लें, ठीक है? अभी वो पार्ट 1 वालों के साथ इन लोगों ने किया था तो वो सारा चीजें हुई, उनको ऑफलाइन किया, तो इसलिए जल्दी से आप लोग करें ताकि कोई चीज छूट ना जाए। अरे मुर्तजा, नाम तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना बेटा, मुर्तजा महमूद। अब किस वजह से आ रहा होगा? यकीनन आपने कहीं ना कहीं मुर्तजा महमूद लिखा होगा तो यहाँ पे आ रहा है। तो मुर्तजा महमूद का नाम आपका जहां पर है उस जगह पे एडिट करो। यार, ये किस जगह पे मुर्तजा महमूद कैसे लिखा होगा, एक दफा बता दो इन लोगों को। जल्दी कर लो तो मैं पढ़ाना शुरू करूं यार। मैं इसलिए रुक रहा हूं कि वो कह रहे थे कि हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, वो ऑफलाइन कर देंगे जिनके रोल नंबर और वो नहीं लिखे होंगे। देखो, मैं ऐसा करता हूं, बल्कि आपको एक पिक्चर भेजता हूं, ग्रुप पे शेयर करता हूं कि किस तरह से आप लोगों के नाम यहां पर आ रहे हैं और किस जिस तरह से आने चाहिए। देखिए, अब देखो, अब खास के मुर्जा, अब देखो तुम्हारे ऊपर हारिस आ रहा है, हारिस के नाम के साथ NZ लिखा हुआ है 104, तुम्हारे नाम के साथ भी ऐसी। ये कहां पे जाके एडिट करेंगे यार? मीटिंग में देखो, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, उस रीनेम में जाके सही करो। रीनेम का ऑप्शन ढूंढो सादिया, मुर्तजा, देखो रीनेम का ऑप्शन होगा वहां पे जाके। और एक सखी हसन 66, तुम भी अपना नाम लिख दो ताकि मैं तुमको SH66 जगह तुम्हारे अच्छे से नाम से पुकार सकूं। फिर ना फिर हम गाना शुरू कर देंगे, क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश, फिर मैं पढ़ाई शुरू करूं यार। जल्दी, शाबाश। और बताओ फिर मुझे कि मैं किस पॉइंट को लेकर शुरू करूं। मैं आप लोगों का कोई पिछला उसका एडवांस का कोई काम है तो बताइए, तो फिर मैं एडवांस के अलावा मैं भी चाह रहा था कि कॉस्ट को आपके कर दूं कंप्लीट आज, और फिर कल एडवांस का एक सवाल भरपूर किस्म का करेंगे। हाँ भाई, देखो सही हो गया तो मैं शुरू करूं पढ़ाना। सादिया अभी तक नहीं हुई है। सादिया, इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे यकीन है ना सादिया?
जो लोग हैं वो दोबारा से कनेक्ट करो। सादिया दोबारा से प्रैक्टिस करो। अवैस अवैस आप भी, अवैस आप भी। मैं क्या करूं यार, अब ज्वाइनिंग कर रहा है दोबारा, शायद सही हो जाए मुर्जा का। नहीं मुर्जा साहब दोबारा आप नाम से ही आ गए, नहीं मिला आपको। ये कहां पर होगा, छोटी सी वीडियो बना के डाल दें इस पे, यहाँ बनाओ जरा इस पे से, मुझे बताओ, यहीं बनाओ तुम, कैसे होगा मैं वीडियो करूं। मीटिंग चल रही, इस पे नहीं हो सकती। तो इनको जरा समझा दो, एक छोटी सी वीडियो डाल दो कि कैसे कर सकते हैं ताकि ये बच्चे अपना कर सके, ठीक है ना। चले बेटा, अब मैं अब शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों से ये है कि आप लोग जरा सा एक वीडियो डाल देंगे गूगल पे, ये अपलोड कर देंगे कि किस तरह से अपना नाम आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सही कर लीजिएगा। अच्छा भाई मुर्तजा साहब वीडियो डाल देंगे। सादिया ने तो कर लिया, ग्रेट सादिया, शाबाश। मुर्तजा तू रह गया यार, क्या करूं मैं तुम्हें। अब ये लोग जो मेरे साथ होते हैं ना, बच्चे जो काम करते हैं, ये भी हंस रहे होते हैं जब मैं मुर्तजा का नाम लेता हूँ। जैसे सारे क्लास में हंस रहे होते थे तुम्हारे ऊपर, वैसे ये भी हंस रहे होते हैं। फिर तुम्हारी वाट लग रही होती है जब तो, नालायक आदमी। चल खैर हो जाएगा, चलो शुरू करो। अब मुझे बताओ, मैं चैट विंडो में बताओ कोई सवाल। एक मुझे सादिया ने एक सवाल पूछा था, कौन सा कह रही थी, कौन सा प्रॉब्लम है जो उसका कैश डिविडेंड निकालने नहीं आ रहा। सादिया लिखो, चाहे इसकी विंडो में लिखो कौन सा क्वेश्चन है इसकी तुम्हें निकालने नहीं आ रहा था। 3, 4 कौन सा था सवाल, प्रॉब्लम नंबर कौन सा, या क्वेश्चन नंबर था, कौन क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, ओके हो गया। तो आगे चलूं फिर, सब कर लिया यार। एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दो ताकि इन लोगों को पता चल जाए कहां से करना है। ये अब क्या करूं मैं, अभी तो बोल बोल के मैंने टाइम जाया किया सारा। रेडी, अच्छा बच्चों ये मैं, चलें आप जरा सा आ जाइए। आज मैं अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं कंप्लीट, अभी एडवांस का ही करता हूं, ठीक है ना। फिर कॉस्ट का देखते हैं, कल देखेंगे। निकालिए पेज नंबर 196 पर प्रॉब्लम नंबर 6 है, आइए इस पर, ठीक है। पेज नंबर 96 पर प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर 196 पर प्रॉब्लम नंबर 6 है। पहुंच गए सब लोग, 2-4 लोग यस लिखिए ताकि मैं बात शुरू करूं। सादिया वीडियो आना शुरू हो गई है, 64। ठीक है, अब सुनिएगा, देखिए अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। आपको ये भूलना नहीं है कि दर हकीकत आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप सीखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें 3 चीजें बनानी आनी चाहिए। एक, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। 2, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाना है। 3, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब ये चीजें जब तुम बनाना चाहोगे या बनाओगे तो तुम्हें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज तुम्हें, अगर आ रहा है ये रेड मार्कर, नहीं आ रहा, सबसे पहली चीज तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या, इन सब के फॉर्मेट आने चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अब ये इनकम स्टेटमेंट कोई जीरो चीज नहीं है, पहले तुम इसका फॉर्मेट सीख चुके हो, पार्ट 1 में पढ़ चुके हो, देख चुके हो, इससे पहले भी बना चुके हो, ठीक है। मैं यही समझ के चल रहा हूं, वरना बच्चों की तरह समझाना अलग है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी तुम्हें आता है, क्या मतलब, 2 चीजें।
कि आपको इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू से माइनस करना है क्या, एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में आपने बेसिकली 3 चीजें शो करनी है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। और लायबिलिटी और कैपिटल और एसेट्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर। तो सबसे पहली चीज फॉर्मेट। दूसरे नंबर पर आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि कौन सी चीज कहां आएगी, यानी कौन से अकाउंट एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा एक्सपेंसेस है, जिसको हम पार्ट 1 में पढ़ाते हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे, नेचर ऑफ अकाउंट, कि नेचर क्या होती है। जब नेचर पता हो, वर्कशीट में, बल्कि सबसे अच्छी बात है मिसाल है वर्कशीट में हम ले जाते थे इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में और बैलेंस शीट के कॉलम में नेचर के उसके ऊपर, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए किसका, एडजस्टमेंट्स का। यानी एडजस्टमेंट क्या, कि अक्सर वो इतना रेवेन्यू है तो उसमें से इतना प्रीपेड है, इतना एक्सपेंस है, सप्लाईज है तो उसमें इतना यूज हो गया, इतना अनयूज है, इनकम है तो उसमें इतना अर्नड है और इतना अनअर्नड है। ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें किसके लिए, जो ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने हैं उनके लिए हमें फॉर्मेट आना चाहिए, नेचर मालूम होनी चाहिए और एडजस्टमेंट आनी चाहिए। तो अगर हमें ये सब चीजें आती होंगी तो हम बड़े आराम से, क्या लिखा है भाई, वीडियो नहीं आ रही, सादिया नो क्या लिखा है, मुझे पता नहीं है नो की वजह। तो ये तीनों चीजें अगर आपको आती होंगी तो आप ये बना सकेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को अच्छे से आता होगा, कुछ को कम अच्छा आता होगा, कुछ को शायद चैंपियन हो आप में से, लेकिन मैं तो समझूंगा भाई कि नहीं आता है और वहां से शुरू करो, ठीक है। अब आज मैं तुमको एक चीज लेकिन पहले सिखाता हूं, क्या, कि फॉर्मेट कोई मुश्किल चीज नहीं है। फॉर्मेट क्या है बेसिकली, कि आप फॉर्मेट एक तरतीब का नाम है, बार बार याद करोगे फॉर्मेट याद हो जाएगा, समझ गए। फॉर्मेट कोई इशू नहीं है, फॉर्मेट छापाई का नाम है कि जी पहले क्या आएगा, सेल आएगी, रिटर्न आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, बिगिनिंग आएगा, पर अब ये रट्टा है। फॉर्मेट 10 दफा लिखोगे दिमाग में याद हो जाएगा, तरतीब, और लिखना जरूरी है, उसके बगैर नहीं होगा। बैलेंस शीट रट्टा लगाना है, ये आएगा ये आएगा। असल चीज है, बात यहां से शुरू होगी, क्या, नेचर पता होनी चाहिए। यानी क्या मतलब कि ये कौन से अकाउंट किस जगह जाके खपेंगे, यानी रखे जाएंगे, और एडजस्टमेंट आनी चाहिए। हम लोग जिस चीज को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। आज पहले मैं स्टेप में इसको आपके लिए समझाते हुए बनाता हूं कि एक साथ कैसे बनाएंगे। पहले बताओ यहां तक की बात समझ नहीं, मैं क्या समझा रहा हूं। फॉर्मेट को अभी भूल जाओ, फॉर्मेट हम अगले स्टेज में देखेंगे। अभी हमने क्या सीखना है, ये और ये कॉन्सेप्ट। और इसके लिए जो बेस्ट बनाने का तरीका होता है ना, तो जो ब्रिटिश किताबें हैं ना, उन्होंने अकाउंट से सिखाया है। मैं तुमको उस तरह ले जा रहा हूं, फिर फॉर्मेट में आ जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे सीख क्यों नहीं पाते सही, क्योंकि पहले वो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो अलग अलग बनाएंगे ना, तो अजीब सा स्टेप तुम्हारे लिए। मैं क्या करूंगा, ट्रायल बैलेंस का सवाल सामने रखूंगा और एक साथ बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं हो सके ना तो मेरे साथ साथ लिखो अपने पास, ताकि तुम कर सको। तो निकालो, एक पेपर निकाल लो, कैलकुलेटर भी निकाल के अपने सामने रखो, क्योंकि कैलकुलेट तुम करोगे। इसमें सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्व हुआ है। मैं अभी प्रॉपर सॉल्व नहीं करा रहा, मैं सिंपल करा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। तो पेन, कैलकुलेटर और कागज सामने रखो, और ये वाला क्वेश्चन जैसी रेडी हो जाए सब लोग जवाब दो, मैं इसको साफ करके शुरू करूंगा। बोलो, है ये सब चीजें मौजूद? ओके का यस का जवाब दो तो मैं सवाल शुरू करूं कि कैसे बताऊंगा। ठीक, अवैस का जवाब आ गया, यस। फातिमा भी आ गई, यस।
मुर्तजा, हारिस, सादिया, आप लोगों का वेट कर रहा हूं जल्दी से। पेन, कैलकुलेटर लेकिन सबके पास होना चाहिए। कैलकुलेट तुमने अब करके देना है मुझे, मेरे पास यहां कैलकुलेटर है नहीं। जल्दी, मुर्तजा कहां है? बस मैं जवाब पूछ रहा था इन लोगों का। अवैस यस बोला, उसके बाद फातिमा यस, अवैस 2 दफा यस बोल चुके हैं। सादिया, मुर्तजा वेट कर रहा हूं, जल्दी से आओ यार, ओके करके। बोल दिया यस। और उन्होंने, मुर्तजा साहब का यस आया नहीं आया? मेरा फेवरेट नालायक। नहीं, वो तो पुराना यस होगा। आ गया सबका? चलो अब सुनो, देखो तीनों चीजें साथ साथ बना रहे हैं, सही है। पहला काम, कितनी जगह है मेरे पास, ये देखो, ये अकाउंट बना रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको नाम एक देते हैं, क्या? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। याद रहे, फॉर्मेट के बगैर, ठीक है? नजर आ रहा है? एक बनाओ टी अकाउंट, एक पेज पे लिखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है? अच्छा, दूसरी तरफ यहां पे एक अकाउंट बनाओ जिसको नाम दे दो बैलेंस शीट। नजर आ रहा है? और तीसरा एक, अच्छा देखो, ये बीच में होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको उधर रखा है, ठीक है ना? बल्कि ये ऐसा करता हूं, यहां बना देता हूं, जगह नजर आ रही है ना? ये, हाँ, ये है अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है? ये 3 अकाउंट बनाओ अपने पास। अब 3 पेजेस से बना लो बेशक, एक पेज पे ये बना लो, एक पेज पे ये बना लो, इसको आधे पेज रख लो। ये तीनों अपने पास बनाओ जल्दी, शाबाश। ठीक है, जवाब मुझे देते हुए चलना साथ साथ, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है? इसको सीख गए ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, आसान तरीन हो जाएगा। कैसे बनाना है? अब उसके बाद क्वेश्चन सामने रखो, सवाल सामने हाथ में रखें आप, चलो ठीक है, रेडी? वीडियो रुक रही है सर। अबे मैं तो नहीं रुक रहा ना, वीडियो रुक रही है। क्या करूं अब, वीडियो को जाके चार्ज करूं? तुम्हारा नेट नहीं सही चल रहा। कौन है ये? सादिया की बेटा, नेट अच्छा वाला कर ले यार। चलो फिर अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसमें देखना अभी गूगल पे जब आए। अब सुनिए क्या करना है। एक तो यार ये ना, किसी दिन मुझे मुंह के बल नीचे तार जो है ना फंस के गिराएंगे। अब बोल रहा हूं, सुनते जाओ। ये बात पहला, कौन से अकाउंट यहां आएंगे? तो यहां आना है रेवेन्यू। नजर आ रहा है? रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को। आज होगा नहीं, वरना इन दोनों के कॉन्ट्रा भी आएंगे। अब कॉन्ट्रा तो याद होना चाहिए, क्या होता है कॉन्ट्रा? सेल्स का कॉन्ट्रा सेल्स रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न, ठीक है? तो फिलहाल ये कॉन्ट्रा। बैलेंस शीट में कौन से आएंगे? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनके कॉन्ट्रा। अब इनके कॉन्ट्रा कौन से? जैसे एसेट में कॉन्ट्रा अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। कैपिटल का कॉन्ट्रा ड्राइंग, लेकिन यहां ड्राइंग नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी नहीं है, सिंगल मेंबर नहीं है कि कैपिटल का अगेंस्ट ड्राइंग हो। और यहां पर चूंकि ये है ही है रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग में वो तमाम आइटम आएंगे जो कल के उसमें सिखाए थे, यानी रिटेन अर्निंग, तमाम डिविडेंड्स और तमाम रिजर्व्स, और शामिल होगा प्रॉफिट, ठीक है? अभी मैं कोई फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा, सिंपल फिगर्स को पंच करूंगा और फिर हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। चलिए अब पहला पॉइंट शुरू करते हैं। शुरू करूं? यस बोलो ताकि मैं पॉइंट से शुरू करूं। अब सबसे पहले तुम लोगों के हाथ में ये पेपर होना चाहिए, जैसे मेरे हाथ में ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? चलो अब सबसे पहला अकाउंट कौन सा नजर आ रहा है? कैश नजर आ रहा है, ठीक है? अब फौरन खोपड़ी में आना चाहिए, कैश की नेचर में थोड़ी रस्सी ढीली करोगे।
कैश जो है उसकी नेचर क्या होती है? कैश की नेचर होती है एसेट। अब सोचो एसेट कहां आना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस में या बैलेंस शीट में? तो जवाब होना चाहिए अच्छे बच्चों का, कैश एसेट है, एसेट बैलेंस शीट में। ये देखिए मैंने यहां पर ये लिखा कैश और उसकी अमाउंट लिख दी कितनी? 10,000 डेबिट साइड पे। ये डेबिट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, डेबिट साइड पे। उसके बाद लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। अब कंफ्यूज मत होना, सर ये क्या बात हुई, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऊपर अकाउंट रिसीवेबल होता था नीचे अकाउंट पेएबल होता था। तो बेटा बचपन से अब तुम क्या हो गए, बड़े हो गए हो। वो तुमको तंग करने के लिए साथ साथ लिख दे रहे हैं, लेकिन जो अकाउंट रिसीवेबल है वो डेबिट में लिखा है, अकाउंट पेएबल जो है वो कहां लिखा है? क्रेडिट में लिखा है। ठीक है, अब यहीं पे तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि अकाउंट रिसीवेबल को डेटर कहते हैं, अकाउंट पेएबल को क्रेडिटर कहते हैं। कल को डेटर एंड क्रेडिटर लिखा हो तो सर पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना, आना चाहिए कि क्या होता है। अगर नहीं आए तो पूछना, बताऊंगा इसका भी हल्के। जिन लोगों ने अच्छा पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में तो ये सब चीजें बताई थी। अब जिन लोगों ने अगर ये चीजें नहीं पढ़ी मुझे बता दें तो फिर मैं उनको ये भी गाइड करूंगा कि अगर वो कमी है पार्ट 1 की वो कैसे पूरी होगी। समझ में आई बात? अभी फिलहाल अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या है, उसकी अमाउंट कहां लिखी हुई है? डेबिट में। कितनी? 20,000। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? तो अकाउंट रिसीवेबल होता है आपके एसेट। यहां पे मैं अकाउंट रिसीवेबल इसी कैश के नीचे लिख देता हूं कितना? 20,000। और अकाउंट पेएबल की नेचर है लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पे यहां पे लिख देता हूं अकाउंट पेएबल 12,000। ठीक हो गई बात? इसी के नीचे अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स है। अलाउंसेस फॉर बैड डेट के का जो वो लिखा है उन्होंने, वो लिखा है अमाउंट 1,000। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल से अलाउंसेस फॉर बैड डेट लेस होता है, तो मैं यहां माइनस करके अलाउंसेस फॉर बैड डेट यहां लिख रहा हूं। अब याद होना चाहिए अकाउंट अलाउंसेस फॉर बैड डेट की नेचर कॉन्ट्रा एसेट होती है। इस 1,000 को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, अभी माइनस नहीं कर रहा, वो पूरा आखिर में माइनस करेंगे, बस सीधा सा 1,000 लिख दिया। क्योंकि जितना ज्यादा वर्किंग कम कम रखेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा वर्किंग करेंगे तो अभी उलझ जाएंगे वर्किंग में, इसलिए कम वर्किंग के साथ एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। मशीन, उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की नेचर भी एसेट है, ये लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना एसेट होता है? 3,000। फिर है मशीनरी, मशीनरी की नेचर भी एसेट होती है। मशीनरी लिखा 4 लाख। मशीनरी के बाद होता है अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी, लिखा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना? 20,000। ये सब मैं अभी बैलेंस शीट में लिख रहा हूं। ठीक है, पहले जवाब दे दो। अभी तक ओके है सब चीज? एक ओके चाहिए मुझे ताकि समझ में आए कि अभी तक ओके बात समझ में आ रही है कि सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम को बैलेंस शीट में फेंकते जा रहे हैं। हाँ जवाब दो, ओके है? ठीक है। अब उसके बाद 2 अकाउंट फिर वैसे ही उन्होंने परचेज और सेल्स एक साथ लिख दिए। परचेजेस डेबिट में होगा और सेल्स क्रेडिट में होगा। अब परचेजेस और सेल्स बैलेंस शीट आइटम नहीं है। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। और सेल्स क्या है? रेवेन्यू। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आ जाओ। ठीक है, सेल्स को क्रेडिट साइड पे लिखो। कितने का है सेल्स? 2,60,000। और परचेजेस को नजर आएगा डेबिट साइड पे लिख दो। कितना है परचेजेस? 1,60,000। ठीक है, याद रखना मैं अभी कोई तरतीब से काम नहीं कर रहा, जैसे जैसे चीज आती जा रही है उसको वहां लिखता जा रहा हूं, क्योंकि कामयाब वही शख्स होगा जिसको पढ़ते जाए उसको पता है यहाँ फेंकना है, यहाँ फेंकना है। हाँ तरतीब चेंज हो जाएगी, फॉर्मेटिंग हो जाएगी, पहले उसको उस जगह पे फेंकना आ जाए। चलूं आगे? समझ में आ गई बात यहां तक? एक और ओके या नो नो ओके लिख दो ताकि कोई सवाल तो नहीं है अभी तक। देख रहा हूं आपकी तरफ, जवाब आ जाए तो फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा जी, चले फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद है फ्रेट इन।
फ्रेट इन क्या होता है? फ्रेट इन है ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेट इन का दूसरा नाम कार्टेज, फ्रेट इन का दूसरा नाम कैरेज इन। कहां लिखें? क्योंकि ये डेबिट साइड है और यहां पे सारे एक्सपेंस आ रहे हैं, तो इसी परचेजेस के नीचे लिखा फ्रेट इन। कितना? 16,000। फ्रेट इन के बाद है सैलरीज। सैलरीज भी क्या है जी? एक्सपेंस है। कितनी है जी सैलरीज? 14,000। ओके, उसके बाद है रेंट एक्सपेंस, लिखा रेंट एक्सपेंस, अगेन मेरा ख्याल है 14,000। फिर आ गया लोन पेबल। अब हमें मालूम होना चाहिए लोन पेबल जो है वो क्या है? लायबिलिटी। अकाउंट पेबल के नीचे लिखा लोन पेबल। कितना? 1,00,000। अच्छा, अब शुरू दिन से मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या। इसके बाद है पेड अप कैपिटल, कि यहां पर सिर्फ कैपिटल नहीं होगा, क्या होगा? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल और पेड अप। मैंने कहा था बस ये दो अभी याद रखना। अथोराइज जितने शेयर कंपनी इश्यू कर सकती है, और पेड अप जितने शेयर कंपनी इश्यू कर चुकी है। तो हमें हमेशा कौन सी चीज लेनी है बैलेंस शीट में? पेड अप कैपिटल। अथोराइज कभी भी नहीं आएगा। अथोराइज लिखा जाता है लेकिन वो एक फॉर्मेटिंग में है, मैं बता भी चुका हूं, मजीद बता दूंगा। लेकिन अभी अगर अथोराइज आए उसको साइड फेंको। कौन सा पिक करो? पेड अप कैपिटल। कितना है पेड अप कैपिटल? 2,00,000। तो यहां पे लिखो पेड अप कैपिटल। कितना जनाब? 2,00,000। और आखिर में रह गया दो चीजें, एक है रिटेन्ड अर्निंग और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। रिटेन अर्निंग जो है ना वो प्रॉफिट है। अगरचा रिटेन अर्निंग होता तो बैलेंस शीट का आइटम है, आना रिटेन अर्निंग में यहां पर है, लेकिन यहां पे रिटेन अर्निंग का वो बैलेंस आएगा जो एंडिंग में होगा। इस वक्त जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है ये शुरू का बैलेंस है। आप कहोगे सर लेकिन ट्रायल बैलेंस तो आखिर का है। अरे भाई, ट्रायल बैलेंस आखिर का है लेकिन प्रॉफिट तो आखिर के बाद निकाला जाता है, इसलिए आखिर का बैलेंस ट्रायल आखिर का है, लेकिन रिटेन अर्निंग का बैलेंस अभी आखिर का नहीं है। रिटेन अर्निंग का दरअसल इस वक्त जो दिया हुआ बैलेंस है ये शुरू का बैलेंस है। तो यहां आना है एंडिंग, जो कि यहां से होता आएगा। तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस इस जगह लिखो, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है। कितना बता रहे हैं वो? 78,000, जिसका मतलब है कि रिटेन अर्निंग पहले से इस कंपनी के पास प्रॉफिट था 78,000। और इसी तरह से फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। याद रखना, ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री होगी, लिखी हो या ना लिखी हो, वो हमेशा बिगनिंग होगी। और बिगनिंग इन्वेंट्री जो होती है उसकी नेचर एक्सपेंस होती है। तो यहां पर ही, बल्कि ये अगर तुम नीचे चाहो तो नीचे लिख दो, मेरे पास जगह है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग यहां आ जाएगी कितनी? 30,000। अब आप एक चीज देखिए और बताइए, यहां तक बताइए कि यहां तक अभी तक लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? जो मैंने अभी छापा है यहां तक सबको क्लियर है, सब कुछ ओके है? कोई सवाल आ रहा है? पेड अप लायबिलिटी कैसी होती है? बुर्सा, पेड अप लायबिलिटी नहीं होती, पेड अप कैपिटल होता है। पेड अप लायबिलिटी अगर वैसे, अगर एक बात बताऊं कि आजकल के दौर में, अब पता नहीं तुम किस सेंस में पूछ रहे हो, मैं अभी अगर वो बताना शुरू कर दिया, ऑडिटर फी रह गई, इसमें ऑडिटर फी है? ओके, हाँ, थैंक यू सादिया। रेंट एक्सपेंस के नीचे थी ऑडिटर फी 4,000। ऑडिटर फी भी एक्सपेंस है, ठीक है। ऑडिटर फी यहां आ जाएगी 4,000। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट, अब सवाल क्या क्या है? सब ऑडिटर फी तो हो गई, ये जवाब दे दिया। मुर्जा, पेड अप लायबिलिटी अभी बिल्कुल नहीं होती है, पता नहीं किसी और चीज को मत लाओ यार। अभी मैं अगर कोई और बात है बताता हूं।
सर व्हाई इज अलाउंसेस फॉर बैड डेट इन डेबिट ऑफ, हाँ अब ऐसे देखो अलाउंसेस फॉर बैड डेट असल में डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन तुम नोट करो बाकी सब यहाँ पॉजिटिव है। अलाउंसेस फॉर बैड डेट और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन चूंकि क्रेडिट बैलेंस थे, लेकिन इससे लेस हो रहा है, इसीलिए आप देखो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अगर मैं यहां नहीं लिखूं और इनको यहां लिखूं तो यहां पॉजिटिव बैलेंस लिखूंगा। तो दोनों तरीके हैं, इनको चाहो तो यहां से माइनस कर दो या चाहो तो यहां शो कर दो। मैं यहां इसलिए शो कर दिया कि ज्यादातर हम लोग जब फॉर्मेट में बनाएंगे तो हमेशा हम एसेट से लेस करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो तुम यहां ना लिखो, यहां लिख दो, तो यहां नेगेटिव मत लिखना, यहां पॉजिटिव लिखना। यहां लिखने की वजह ही है कि मैंने इसको, चूंकि इसका बैलेंस डेबिट नहीं होता तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। बोलो आई बात समझ में? चलूं आगे? अब ऐसे जवाब दे दीजिए। सादिया ने क्या लिखा है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग कितनी है? बिगिनिंग है बेटा 30,000, 30,000। दोबारा लिख देता हूं साफ साफ करके जरा, 30,000, 30,000। ठीक है। अब मुर्तजा ओके, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग मैंने 30,000 लिखी है, ठीक है। अब मेरा मतलब इस तरह पूछ रहे हो, इसका मतलब है नोट्स हाथ में नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये सवाल सामने रखा और इस क्वेश्चन से मैंने सारा डाटा उठा के इधर उधर कर दिया। अब इंपॉर्टेंट तरीन बात पता है क्या? अब मिस नहीं करना, इसके नीचे देखो ये एडजस्टमेंट्स है, ये है एडजस्टमेंट डाटा। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, अगर नहीं है तो मैं बोर्ड पे थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि तुम लोग समझ सको, क्योंकि अब असल खेल की तरफ जा रहे हैं। यहां तक तो मैंने कुछ नहीं किया, ट्रायल बैलेंस से उठाया, इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, लेकिन अब मैं आपको सिखा रहा हूं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट का। बोलिए चलूं आगे? चलूं एडजस्टमेंट में बात करूं? अब सब लोग तैयार हो, रेडी हो? चलो अब देखो पहला एडजस्टमेंट। अब रूल नंबर 1 तो क्या था कि तमाम ट्रायल बैलेंस के अकाउंट यहां आ गए, लेकिन अब खोपड़ी में रखना हमेशा, ट्रायल बैलेंस में आने वाला हर अकाउंट एक जगह आया, या तो इनकम स्टेटमेंट में, या फिर बैलेंस शीट में, या फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में। ट्रायल बैलेंस में आने वाला अकाउंट, लिखा हुआ अकाउंट एक जगह आया, लेकिन अब जो मैं एडजस्टमेंट पढ़ने जाऊंगा तो एडजस्टमेंट के हर आइटम का दो जगह इंदराज होगा, दो जगह वो इफेक्ट डालेंगे, या तो इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में, या रिटेन अर्निंग में और बैलेंस शीट में। आई मेरी बात समझ में? रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस वाली चीज एक जगह आई तीनों में से, लेकिन एडजस्टमेंट वाली चीज दो जगह आएगी, इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी, या फिर रिटेन अर्निंग में भी और बैलेंस शीट में भी, यानी कम से कम दो जगह। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? तो मैं शुरू करूं आगे, बोलो यस नो? ठीक, अवैस गुड जॉब। हारिस कहां है भाई? हारिस तुम्हारे को जवाब नहीं आ रहा? हारिस तुम वही हो ना मेरे कॉमर्स वाले फर्स्ट नाजाबाद कैंपस में? तो बेटा हारिस तुम तो साइंस के थे, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ओके थैंक यू। अब समझो ये कि सबसे पहला मौजूद था जो एडजस्टमेंट डाटा में लिखी हुई है, मैं समझते ये सोचते हुए कि आप लोगों के पास नहीं है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बता रहे हो 34,000। अब मैंने क्या कहा कि जो एडजस्टमेंट डाटा की चीज है वो कितनी जगह आनी है? दो। अब एंडिंग इन्वेंट्री याद करो, वर्कशीट में दो जगह लिखते थे बाद वक्त, यहां भी दो जगह आएगी। पहली कौन सी जगह आएगी? जवाब दो, कौन सी दो जगह आएगी? इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, किन दोनों में आएगी एंडिंग इन्वेंट्री? बताइए।
सिर्फ बैलेंस शीट में तो नहीं आएगी मुर्तजा, दो जगह आएगी, मैंने कहा ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों जगह। यानी क्या मतलब, देखो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर डल है। यानी क्या, एक तो एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में आएगी तमाम एसेट्स के साथ, यहां आएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 34। अगर तरतीब से लिखेंगे तो इन्वेंट्री ऊपर लिखेंगे, लेकिन अभी तो मैं कोई तरतीब से चल नहीं रहा हूं, नीचे लिख दिया एसेट। लेकिन यही इन्वेंट्री क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री होती क्या है दरअसल, एंडिंग इन्वेंट्री हकीकतन ये जो मेरे पास 1,60,000 और 30,000 की ये परचेजेस थी, इसमें से वो चीज है जो सेल नहीं हो सकी, बच गई। यानी जो परचेज किया था उसमें से 34,000 का माल बचा हुआ है। अब बचा हुआ है तो लामत मैं यहां पे फौरन तौर पर नहीं कर सकता, इसलिए इसको इधर, चूंकि एक्सपेंसेस इधर है तो इन्वेंट्री यहां लिख दी जाएगी। एंडिंग कितनी, 34,000। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि एंडिंग इन्वेंट्री दो जगह आ गई, एक एसेट्स के साथ और दूसरा सेल्स के साथ। सेल के साथ लिखने की वजह ये मत सोचना कि सेल के साथ लिख रहे हैं तो इसकी नेचर रेवेन्यू हो गई, नहीं बेटा, इसकी नेचर रेवेन्यू बेसिकली नहीं हुई, इसको ट्रीट किया जा रहा है रेवेन्यू के साथ, क्योंकि इसने परचेजेस को क्या करना होता है, कम करना होता है, इसलिए इसको यहां लिखा जा रहा है, वरना नेचर रेवेन्यू नहीं हुई, बेसिकली इसको यहां माइनस करते। इसीलिए याद है पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम, तो पर पीरियोडिक में ये जुगाड़ करना पड़ता है, वरना परपेचुअल में इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा आता है बिगनिंग प्लस परचेजेस लेस एंडिंग, तो यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, बिगनिंग और परचेज अलग अलग है, तो एंडिंग को माइनस करने के लिए इधर लिख रहे हैं। ठीक है, चलूं आगे, समझ में आ गया सबको। एंडिंग इन्वेंट्री दो जगह लिखी हमेशा। चलूं बोलूं आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूं। फिर लिखा हुआ है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। हाँ, दूसरा पॉइंट था करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे था वो था 16,000। अब तुम एंट्री से भी सोच सकते हो, अगर ऐसे सोचो तो एंट्री से जो समझना चाहें वो ये समझे कि एंट्री क्या बनती है इसकी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितना, 16,000। यही बनती थी ना डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब सोचो पहले एंट्री से लॉजिकल समझो और उसके बाद डायरेक्ट सोचो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सोचो वर्कशीट का कॉन्सेप्ट कहता है कहां जाना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट। यहां पे लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 16,000, लेकिन साथ में दूसरी चीज क्या बढ़ी, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, और किसका, मशीनरी का, कितना, 16,000। लेकिन याद करो वर्कशीट में नया अकाउंट खोलते नहीं थे, जिसका अकाउंट पहले से होता था, यहां पहले से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है मशीनरी का। कितना बैलेंस है उसमें, 20। ये 20 कब था, पिछले साल। इस साल कितना आ रहा है, 16। तो 20,000 और 16,000 मिला के दोनों प्लस हो जाएंगे, कौन सा, पुराना 20 और इस दफा का 16, कितना आ जाएगा, 36,000। जवाब दो मुझे, समझ में आया या नहीं आया सब लोग, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहां आया 16 और वहां भी 16 आया, क्योंकि 20 तो पहले से था, बढ़ के 36 हो गया। प्लस में अगर गलत करूं तो बता देना, ठीक है। जल्दी भाई जल्दी जवाब दो या दोबारा रिपीट करूं, चलूं, डब्ल्यूओ का क्या मतलब हुआ मुर्तजा के बच्चे, फातिमा ने जवाब दे दिया, ठीक है, फातिमा इमरान ने भी जवाब दे दिया। मुर्तजा, हाँ तो 20,000 था ना भाई, 16,000 और आया, तो 20 और 16 मिला के देखो 36,000 लिखा है मैंने, 36,000। शुक्र है समझ में आ गया।
बाकी हारिस अवैस चलूं आगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। कितना? 2000। अब जरा गौर से समझना, अगर इसकी भी एंट्री से बात करें तो बात वही है, एंट्री से कर देते हैं। लेकिन फिर अब होता क्या, एंट्री अगर अच्छी नहीं आती है, एंट्री अगर समझ में नहीं आती है, आई भी होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई देख, ये कोई बहुत बड़ा साइंस है ही नहीं यार, ये एक आम आदमी का हिसाब किताब है। इंश्योरेंस कितना था? 3000। क्या लिखा हुआ था? प्रीपेड। क्या मतलब हुआ प्रीपेड का? एडवांस। के इंश्योरेंस एडवांस में कितना था? 3000। उस इंश्योरेंस एडवांस 3000 में से कितना एक्सपायर्ड, खत्म हो गया? 2000। हर चीज दो टुकड़ों में टूटेगी एडजस्टमेंट के वक्त। एक टोटा इधर होगा और एक टोटा इधर। अब जरूरी नहीं है कि टोटे में वैल्यू है, नहीं क्या होगा, एक जीरो भी हो सकता है। तो इस वक्त कितना टोटल था? 3000। कितना खत्म हो गया? 2000। क्या करेंगे? जो 3000 में से 2000 खत्म हो गया, यहां पर इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा 2000। और यहां जो प्रीपेड 3 था, अब 3 नहीं रह जाएगा, उसकी जगह रह जाएगा सिर्फ 1000। आई बात समझ में? क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस का 2000 खत्म हो गया। बोलो, इसी को अब बताने वाले मुख्तलिफ अंदाजे बताते हैं। पहले ये बताओ, समझ में आया कि पहले था 3, यहां बताया 2000 खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया, खर्चा हो गया, वो प्रॉफिट और लॉस में। जो 3000 था, जब 2000 खत्म हो गया तो बचा कितना? 1000। अब बताने का अंदाज जुदा जुदा हो सकता है, कभी खत्म बता रहा है तो कभी अनएक्सपायर्ड बता देगा। मसलन कहता, ये अगर ये कहता कि प्रीपेड यहां कितना था? 3 था ना, यहां कहता प्रीपेड मजीद अनएक्सपायर्ड है 2000, यानी कहता 3000 में से 2000 बचा हुआ है, तो 1000 वहां जाता, 2000 यहां रह जाता। बोलो, आई बात समझ में? तो ये वर्डिंग से समझना है कितना खत्म हुआ और कितना बचा। जवाब दो मुझे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से। अवैस, शाबाश। हारिस, फातिमाज, 2 फातिमाएं। शुक्र है मुर्जा का जवाब आ गया। चलो, गुड हो गया। चलो अब देखें आगे। इसके बाद अगला पॉइंट था, चौथा पॉइंट था, रेंट प्रीपेड है। ठीक है? और वो कह रहे थे कि रेंट जो प्रीपेड है वो है टू द एक्सटेंट, वो भी कह रहे हैं 2000। ठीक है? अच्छा, अब समझो जरा, रेंट प्रीपेड है 2000। अब रेंट यहां प्रीपेड नहीं लिखा हुआ था, रेंट रिकॉर्डेड था एक्सपेंस के नाम से। कितना? 14000। अब बताओ, तुम बता सकते हो कि कितना, क्योंकि दोनों जगह होना चाहिए। जरा बताओ, बैलेंस शीट में कितना लिखूं प्रीपेड रेंट, और यहां कितना लिखूं रेंट एक्सपेंस? जवाब दो, मैं देखो अगर पिछला समझ में आ गया था तो ये बताओ उसी तरह से कितना आना चाहिए बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट और कितना आना चाहिए रेंट एक्सपेंस। क्योंकि टोटल मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है 14000 है, जिसमें से 2000 प्रीपेड है। बताएं आप लोग जल्दी से। बारह हजार कहां आएगा सादिया? अबे मुर्तजा, बैंक में 12000 बैलेंस शीट में आएगा। गलत। शाबाश फातिमा इमरान, सही। बाकी लोगों के जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। अवैस, तुम्हारा जवाब नहीं आया। हारिस, ठीक है, अवैस का जवाब आ गया, शाबाश। मुर्तजा, 12000 बैलेंस शीट में नहीं आएगा।
भाई सोचना यार, 14,000। जिन लोगों ने सही जवाब दिया शाबाश, मुर्दा अकल से काम ले। कितना एक्सपेंस है? 14,000, 14,000। कितना कह रहा है उसमें से प्रीपेड है? 2,000। तो 14,000 में से 2,000 एडवांस है। तो दरअसल यहां पर दूसरे प्रीपेड के साथ ये आ जाएगा प्रीपेड रेंट। ये प्रीपेड रेंट कितना? 2,000। अब 2,000 रेंट एडवांस है, तो खर्चा जो 14,000 था 14 नहीं रह जाएगा। शाबाश जिन्होंने लिखा, 12,000 रह जाएगा। देख मुर्तजा, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है यार, सीधा सीधा है कि मैंने 14,000 रुपए दिए, मैंने कहा सारा खर्चा है। बाद में पता चला 14,000 में तो 2,000 अभी एडवांस है। तो 14,000 में यानी पता क्या चला, हिसाब लगाया बैठ के, तो 14,000 में से 2,000 बैलेंस शीट में आ रहा है, तो बैलेंस एक्सपेंस में कितना रहेगा? 12,000। अब जवाब दे दे यार, समझ में आया? सीधी सी बात है, देख मुश्किल नहीं बना, बहुत आसान है, सादा लॉजिक है। उसके बाद आ जाओ, एक आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल है कितना? 8,000 के लोन पर इंटरेस्ट था सिर्फ 8,000 रुपए। ठीक है, अब इसके लिए अगर सोचो कि इंटरेस्ट है तो क्या होगा? इंटरेस्ट, अब याद रखना इंटरेस्ट असल में लोन का पार्ट नहीं। अगर एंट्री सोचो तो ये होती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से? 8,000 से। तो सही कह रहा हूं ना, 8,000 है ना? हाँ। अब अगर थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है जिनको, तो इंटरेस्ट असल लोन का पार्ट नहीं होता, इंटरेस्ट लोन से अलग रिकॉर्ड होता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 8,000 एक्सपेंस है, तो यहां पर दूसरे एक्सपेंस के साथ आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस 8,000। और चूंकि लोन के साथ पेमेंट करनी है, तो यहीं पर, अब वैसे तो ऊपर लिख रहा था, अभी नीचे लिख देता हूं, इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा 8,000। तो अब आप देख सकते हैं एक्सपेंस भी इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और इसके साथ ही अब एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। इसकी एडजस्टमेंट कम थी, ये हमने सारी कर दी। बोलो यहां तक कोई जवाब? ओके। अब सिर्फ जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और इन दोनों साइड का डिफरेंस मालूम करो। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, सिर्फ डिफरेंस मालूम करो। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस कितना आ रहा है? ये प्लस करो और इन सबको माइनस करो। जल्दी से बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है? लिखा हुआ आना चाहिए। चैट विंडो खोल देना बेटा। हाँ, उठाइए कैलकुलेटर और जल्दी से टोटल कीजिए और बताइए। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हरी अप करने देना। पता है, वैसे ही कुछ नहीं कर रही थी, गाने पड़ जाएंगे। जल्दी, वेट कर रहे हैं हम लोग। एक जवाब आया 262। मुझे डिफरेंस बताओ, मुझे टोटल नहीं बताओ, दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों का डिफरेंस। इतना टाइम? 262 तो टोटल बता रही है, 32,000, 32,000। अब देखो ये क्रेडिट साइड का टोटल अगर अब तुम कहोगे तो ये बताया, जैसे कि सादिया ने बता दिया, ये बन जाता है 294 और ये बताया 262। तो डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 32,000। अब 32,000 क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? तो रेवेन्यू ज्यादा है 294, 262 एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा? ये डिफरेंस दरअसल हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये 32,000 प्रॉफिट इस रिटेन अर्निंग में यहां पर आके इस पे प्लस हो जाएगा। तो पहले कितना था? 78, और अब मिला लोगे तो कितना हो जाएगा? 78 और ये 38 मिला लो, 7 3 10, 80 और 1,10,000।
अब ये 1,10,000 दरअसल रिटेन अर्निंग का कौन सा बैलेंस है? एंडिंग बैलेंस। ये रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस इस जगह जाके लिखा जाएगा कितना? 1,10,000। और अब इन दोनों साइड का टोटल करो, ये दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। चल शाबाश, जल्दी से टोटल करके बताओ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर रहा है कोई टोटल? प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट हुआ, बहुत शुक्रिया सादिया बताने का। अवैस जल्दी से बताओ बैलेंस शीट का टोटल। हाँ भाई 396। मेरे ख्याल में तो भाई अब टाइम जरा ओवर हो रहा है। ये दोनों साइड का टोटल बन रहा है 4,30,000 अगर मैं डायरेक्ट टोटल करूं तो। चेक करो बताओ मुझे। हाँ भाई बैलेंस हो गया? ठीक है, सबको समझ में आया? सही है सर। तो अब ये जहन में रखो कि देखो मैंने ये जो अभी सवाल कराया ना, ये बहुत सादा और बहुत आसान है। अब एक काम करते हैं, अब हम करेंगे एक दो सवाल इसका, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे 5 ईयर के क्वेश्चन। अब आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में कोशिश कीजिए कि बीकॉम पार्ट 2 का पेपर रखें। तो कल इसकी आगे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए, कल वो डिस्कस करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। और हो सके तो कल की क्लास के लिए आप लोग वो कोशिश कीजिए कि पार्ट 2 का 5 ईयर अरेंज कर लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा ग्रुप पे। अल्लाह हाफिज।